हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2022 के बारे में। तो हर बार जब बजट आता है तो उसमें बहुत सारी घोषणाएं होती है, लेकिन उनमें से इम्प्लीमेंट कितनी घोषणाओं पर होता है ये हम सब जानते हैं। तो इस बार का जो बजट है उसको आज़ादी के 100 साल बाद तक का, यानी कि आज से 25 साल बाद तक का ब्लूप्रिंट तैयार करके बनाया गया है। तो आज़ादी के 100 साल तक का और 25 साल बाद तक का जो ब्लूप्रिंट है ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी आज़ादी के 75 साल बाद तक का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, यानी 2022 तक का। और उस समय बातें की जा रही थी कि बुलेट ट्रेन 2022 तक बिल्कुल आम बात हो जाएगी, और उस समय लगातार अखबार में बुलेट ट्रेन की फ़ोटो भी देखने को मिलती थी, और अब तो वो भी नहीं मिलती। खैर, अब बात करते हैं इस साल क्या क्या नई घोषणाएं हुई है और हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग की। तो शिक्षा विभाग का जो बजट है उसको इस बार 12% तक बढ़ा दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिछली साल शिक्षा विभाग के बजट को 6% तक कम किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग को इस साल 40,828 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और नया क्या है, पीएम ई विद्या की एक कक्षा एक टीवी चैनल योजना के अंतर्गत जो 12 चैनल थे उनको बढ़ाकर अब 200 चैनल कर दिया गया है। शिक्षा का डिजिटलीकरण इंडिया में ज़रूरी भी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल अब भी ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही टीचर है। तो उन स्कूल्स में काफ़ी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, अगर क्योंकि टीवी और मोबाइल आजकल हर घर में हो चुके हैं, तो टीवी के माध्यम से बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। उसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। उसके अलावा बेरोजगारों के लिए भी केंद्र सरकार ने कहा है कि 5 साल के अंतर्गत 60 लाख भर्तियां कराई जाएगी, और ये 60 लाख भर्तियां मेक इन इंडिया के तहत होगी। अब बात करते हैं किसानों के बारे में। तो कृषि कानून वापस लेने के बाद और किसान आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों के खाते में 2.7 लाख करोड़ की एमएसपी सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी। दूसरा मकान लेने पर पहले होम लोन में 1.5 लाख रुपए के टैक्स की छूट दी जाती थी, और अब उस छूट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह क्या होगा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिससे काफ़ी लोगों को घर मिलेंगे। अगर 80 लाख मकान बनाए जाते हैं और वास्तव में गरीबों को दिए जाते हैं तो इससे काफ़ी लोग जो बेघर हैं उनको घर मिल जाएंगे। इस बार की बजट में जो सबसे नई चीज़ है वो है डिजिटल करेंसी। आरबीआई अपनी नई डिजिटल करेंसी ला रही है। इसके बारे में तो चर्चा काफ़ी समय से हो रही है। डिजिटल करेंसी में आपको बता दूं 2 तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल का उपयोग आम इंसान और कंपनियां करती है, और होलसेल का उपयोग वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आरबीआई ने कहा है कि जो डिजिटल करेंसी उस पर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसका 30% आरबीआई को टैक्स के रूप में देना होगा, और अगर लॉस होता है तो वो पूरा आपका। ये इसके ऊपर भी काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि केवल प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा गवर्नमेंट ले रही है, लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने का मतलब है काफ़ी सारी शिक्षित महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। बच्चे भी आंगनबाड़ी के जरिए काफ़ी चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। इस बार की बजट में जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है और सबसे ज़्यादा बजट बढ़ाया गया है वो है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर बजट बढ़ाया गया है, इससे ना सिर्फ अपने देश की छवि सुधरेगी बल्कि रोजगार के भी अवसर, जो ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे वहाँ पर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और अगर किन्हीं 2 स्थानों के बीच में अगर उनमें आने जाने का रास्ता सही है तो उनके बीच में व्यापार बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके अंदर व्यापार करना, उनके बीच में व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो बिल्कुल सही तरीका है, बिल्कुल सही है ट्रांसपोर्ट के ऊपर पैसा खर्च करना। मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर क्या क्या नया बनाए जाने की बात की जा रही है। तो देश के अंदर 109 नए एयरपोर्ट, 51 हेलीपोर्ट, 12 वाटर एयरड्रोम, 2 लाख किलोमीटर के हाईवे। अगले 3 साल में 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलेगी, 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। अगर वास्तव में इतना ट्रांसपोर्ट को इतना विकसित कर दिया जाता है तो काफ़ी रोजगार के अवसर इससे उपलब्ध होंगे और देश का भी काफ़ी विकास होगा। मनरेगा के बजट को इस बार 25% तक कम कर दिया गया है। मनरेगा के बजट को कम करना मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनके लिए मनरेगा एक बहुत ही अच्छा साधन है पैसे कमाने का। उसके अलावा डिफेंस के बजट को भी 10% तक बढ़ा दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिफेंस का तो बढ़ना ही चाहिए। स्पोर्ट्स के बजट को भी बढ़ाया गया है, और इसके बढ़ने का कारण साफ है कि टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो हेल्थ के बजट को इस बार केवल 0.1% बढ़ाया गया है। बात करें अगर विकसित देश की, तो अमेरिका अपनी जीडीपी का 16.9%, चीन अपनी जीडीपी का 5%, जर्मनी 11.2%, फ्रांस 11.2% और भारत मात्र 3.6% अपनी जीडीपी का हेल्थ के अंदर
खर्च करता है, यानी भारत काफ़ी पीछे है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि पिछले 5 सालों में भारत ने अपना हेल्थ का बजट 71% तक बढ़ा दिया है ना। और ये बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल चाहे 0.1% ही बढ़ाओ, लेकिन बढ़ा है। हेल्थ के सेक्टर में एक और नई चीज़ होने जा रही है, क्योंकि कोरोना के कारण काफ़ी लोगों के मेंटल हेल्थ पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो इसके लिए 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। और इनमें क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका इलाज किया जाएगा। तो काफ़ी सारी नई नई घोषणाएं हुई है। अगर इन सभी घोषणाओं के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो वाकई में देश काफ़ी आगे जाएगा और धीरे धीरे ही विकास होता जाएगा। आपका क्या कहना है, आपका इस बजट के बारे में क्या मानना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गलत लगी, और क्या ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि इसमें होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।